जॉली जोसेफ एक इज्जतदार घर की अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ। ये सब झूठ है। ये तो बस एक मुखौटा पहना है जॉली ने दुनिया वालों के लिए। असल में तो वो एक कोल्ड मर्डरर है जिसने अपने ही घर के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसा सबका कहना है। आज 4 अक्टूबर 2019 सबके लिए एक आम सा दिन है, लेकिन केरला के एक चर्च के सिमेट्री में आज बहुत ही मात्रा में भीड़ जमा है। बहुत सारे लोग, मीडिया, पुलिस और मेडिकल टीम भी है। हो भी क्यों ना, वहाँ पर कब्रों की खुदाई जो हो रही है, ये कोई आम बात तो नहीं है। वो भी एक नहीं, 6 कब्रों की खुदाई। पुलिस एंड वर्कर एक एक करके सारे बॉडीज़ को बाहर निकाल रही है, और ये सारे बॉडीज़ एक ही फैमिली को बिलोंग करती है, द पुन्नमट्टम फैमिली। फिर अगले ही सुबह 7 बजे उसी घर की बहू जॉली को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस और फैमिली मेंबर को शक है कि जॉली ने ही 6 लोगों को जहर खिला के मार डाला, जिसमें एक 2 साल की बच्ची भी थी। All this death happened over the period of 14 years and Jolly is the prime suspect in this case. कैसे एक औरत इतनी बेरहम हो सकती है और 14 सालों तक उस पर किसी को शक नहीं हुआ? How she went unnoticed for so many years. Let's talk everything you need to know about the Jolly Joseph case. हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ ये सब शुरू हुआ था, केरला। हम चलते हैं नॉर्थ केरला के एक छोटे से गांव कुड़ाथाई में। ये घर है पुन्नमट्टम फैमिली की। हाँ जी, वही फेमस पुन्नमट्टम हाउस। यहाँ 5 लोग रहते हैं, टॉम थॉमस, अनम्मा थॉमस और उनके 3 बच्चे, रॉय, रोजो और रेंजी। टॉम और अनम्मा एक गवर्नमेंट टीचर थे। उन्हें उस शहर में सब जानते थे, काफ़ी इज्जत थी उनकी। दे वर हाईली एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली। टॉम और अनम्मा के बड़े बेटे रॉय और उनकी बेटी रेंजी उनके साथ ही रहते थे, लेकिन रोज़ो अपनी पढ़ाई पूरी करने यूएसए गया था। लेकिन उनकी हमेशा एक दूसरे से बातें होती रहती थी। रोज़ो अपने पेरेंट्स को कॉल करता था और उनके हाल चाल पूछता ही रहता था। दे वेर वन स्मॉल हैप्पी फैमिली। एक दिन अनम्मा के भाई मैथ्यू मंजारियल, जिसको सब अंकल मैथ्यू करके भी बुलाते थे, उनकी तरफ से एक इनविटेशन आया। उनके घर की हाउस वार्मिंग पार्टी है और सबको आना है। सब बहुत ही खुश थे और जाने की तैयारी भी करने लगे। ये वही दिन था जिस दिन रॉय जॉली से पहली बार मिलने वाला था। जी हाँ, जॉली भी उस पार्टी में आई थी। एक्चुअली जॉली अंकल मैथ्यू के वाइफ के भाई जोसेफ की बेटी थी, यानी कि अंकल मैथ्यू की साले की बेटी। ऑब्वियसली सी वॉज अ रिलेटिव एंड सी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड देयर। काफ़ी अलग थी जॉली और ब्यूटीफुल भी, जैसे कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल बाकी सभी लोगों से डिफरेंट थे। वो उस ज़माने में भी बड़ी हील्स वाली सैंडल पहनती थी, इसीलिए लोग उसको देखते थे और एडमायर भी करते थे। रॉय ने भी जॉली को देखा और उसे जॉली पसंद आ गई। उसकी बातें भी शुरू हो गई और देखते ही देखते एक दूसरे को लव लेटर भी लिखने लगे। थोड़ी दिन बाद जॉय ने जॉली से शादी करने की इच्छा रखी। जॉली की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही खुश थे। लेकिन रॉय के फादर को थोड़ी दिक्कत थी। वो रॉय के इस डिसीजन से कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। जॉली के पेरेंट्स दूर के रिश्तेदार थे, इसीलिए टॉम नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। लेकिन रॉय ने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं जॉली से ही शादी करूँगा। जॉली केरला के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कटप्पना से थी। उसके फादर एक फार्मर थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके सपने बहुत ही बड़े थे। उसको अच्छे से रहना, पहनना और आलीशान ज़िंदगी चाहिए थी। शी वांटेड टू लिव इन रिचनेस एंड कंफर्टेबली। रॉय से शादी करके उसे वो सब मिलने वाला था, वो रुतबा, वो स्टेटस, रिस्पेक्ट, सब कुछ। जॉली ने सभी को कहा कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसके पास एमकॉम की डिग्री है। अनम्मा ने भी सोचा कि चलो इतनी पढ़ी लिखी बहू आएगी तो अच्छा ही होगा, वो भी कुछ अच्छा सा जॉब करेगी और उन दोनों की लाइफ अच्छे से कट जाएगी। कुछ दिन बाद रॉय के फैमिली भी शादी के लिए मान गए।
रॉय एंड जॉली गॉट मैरिड इन 1997। धीरे धीरे सबने जॉली को एक्सेप्ट कर लिया, रॉय के फादर भी। जॉली भी अपने इन लॉज के साथ बहुत ही जल्दी कंफर्टेबल हो गई। जॉली को खाना बनाना और शॉपिंग करना बहुत ही पसंद था। वो ज़्यादातर अपना टाइम घर के कामों में ही निकालती थी। कभी किसी ने कहा कि मुझे ये खाना है तो जॉली झट से बना देती थी। ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन अनम्मा ने कहा, जॉली तुम जॉब क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्री है, तुम्हें ऐसे घर पे नहीं बैठना चाहिए। अनम्मा की ये बात जॉली को अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। जॉली ने कहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अनम्मा बार बार जॉली को जॉब के लिए बोलने लगी, लेकिन जॉली हमेशा उस बात को टालती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर पता चला कि जॉली प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश थे, जॉली भी। जॉली ने भी सोचा कि चलो कुछ दिन तक सास के जॉब के तानों से तो बचूंगी। जॉली ने रेमो को जन्म दिया, घर का पहला बच्चा। सब बहुत ही खुश थे। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अनम्मा फिर एक दिन जॉली को बोलती है, तुम अब जॉब कर सकती हो, तुम रेमो की चिंता मत करो, मैं अपने पोते को अच्छे से संभाल लूँगी। अनम्मा कि ये बार बार जॉली को जॉब के लिए बोलना उसे टॉर्चर जैसा लगने लगा। वो खुश नहीं थी इस बात से, लेकिन जॉली आखिर जॉब क्यों नहीं करना चाहती थी, ये किसी को पता नहीं था। 15 नवंबर 2002 सुबह का वक्त था। घर में सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद अनम्मा को कुछ अच्छा फील नहीं होता है, तो वो अपने कमरे में जाके रेस्ट करने का सोचती है। अनम्मा एक गिलास पानी का उठाती है और अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेंजी अपनी माँ को ढूंढते हुए कमरे में जाती है। अनम्मा खिड़की के पास एक चेयर पे बहुत शांत से बैठी हुई थी। रेंजी उसके पास जाके पूछती है, आप ठीक तो हो माँ? वो बोलती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मरने वाली हूँ। ये सुनकर रेंजी एकदम से खामोश हो जाती है और भाग के बाहर जाती है। और सब कमरे में आते हैं और देखते हैं कि अनम्मा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। शी वॉज़ नॉट एबल टू ब्रीद। वो अपने पैर पटकने लगी जैसे कि किसी को दौरे पड़ रहे हों। उसी वक्त उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। सब लोग आईसीयू के बाहर थे और ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अनम्मा बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर एमरजेंसी वार्ड से बाहर आते हैं और कहते हैं कि सी इज़ नो मोर। डेथ का रीज़न कार्डियक अरेस्ट बताया गया। सब लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। अचानक से ये क्या हो गया? अभी थोड़ी देर तो पहले सब कुछ ठीक था और ये अचानक से अब हमारी अम्मा नहीं रही। पर किसी को अनम्मा की मौत पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो 64 की थी और ओल्ड एज की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ती रहती थी। और डॉक्टर ने भी उनके डेथ का रीज़न कार्डियक अरेस्ट बताया, तो सबने सोचा कि ये एक नेचुरल डेथ ही है, शायद यही किस्मत है और सबको एक दिन जाना है। और हमारी अम्मा भी चली गई। इधर जॉली के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने लगे। उसने पुन्नमटम फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया, सेम टू सेम जैसे अनम्मा करती थी। घर या बाहर हो, सारे काम जॉली संभाल लेती थी। कुछ दिनों बाद जॉली ने घर पे आकर सबको बताया कि उसे जॉब मिल गई है कैलिकट की एनआईटी कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चरर, और उसकी सैलरी कुछ 40,000 होने वाली है। एनआईटी एक बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है और वहाँ पर एक टीचर के रूप में नौकरी मिलना ये बड़ी बात है। जॉली को घर वालों और पड़ोसी से भी इज्जत मिलने लगी, ठीक वैसे ही जैसे अनम्मा को मिलती थी। जॉली ने अपनी एक पहचान बना ली थी, सब उसे भी बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। इधर रॉय के फादर टॉम भी थोड़ा परेशान लगने लगे जॉली और एमएस मैथ्यू के बढ़ते नज़दीकियों की वजह से। एमएस मैथ्यू अनम्मा के बड़े भाई का बेटा था। वो अक्सर जॉली के घर पर आने लगा। एमएस मैथ्यू एक ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन की नौकरी करता था और जॉली से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जॉली और एमएस मैथ्यू घंटों फ़ोन पर बातें करते थे। ये सब देख के टॉम बहुत ही गुस्सा होते थे। टॉम ने कई बार जॉली को पूछा भी कि
मैथ्यू क्यों घर आता है। जॉली हमेशा बातों को टाल देती थी। जॉली कॉलेज के लिए निकलती थी लेकिन कहीं और जाती थी। टॉम जॉली पर शक करने लगा और बहुत ही बार टॉम ने पूछा भी, तुम कहाँ जाती हो। टॉम का ऐसे जॉली के लाइफ में इंटरफेयर करना उसे अच्छा नहीं लगता था। हमेशा की तरह टॉम अपने शाम की कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा था। प्यारी बहू कॉफ़ी लेके आती है और एक दवाई भी। टॉम हमेशा शाम की कॉफ़ी के साथ एक मशरूम कैप्सूल लेते थे। उन्होंने जैसे ही वो कैप्सूल लिया उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनको घबराहट सी होने लगी। उन्होंने जॉली को आवाज़ देने की कोशिश की बट वो दे नहीं पाए और वॉश बेसिन के पास गिर गए। जॉली दूसरे कमरे में थी। उसको पता था कि टॉम की तबीयत बिगड़ रही है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद जॉली बाहर गई और अपने नेबर्स को मदद के लिए लेके आई। लोगों ने टॉम को रिक्शे में बैठाया और नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाने लगे, लेकिन टॉम कुड नॉट सर्वाइव। ही डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। जॉली ने सबको बताया कि टॉम को भी अनम्मा के जैसे ही हार्ट अटैक आया और उनकी भी डेथ हो गई, और सबने ये बात मान भी ली। सबको ऐसा लगा कि बढ़ती उम्र की वजह से उनको हार्ट अटैक आया है और हमारे पापा भी चले गए। रॉय, रोज़ो और रेंजी अपने पापा के डेथ की वजह से काफ़ी सदमे में थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब जॉली पे आ गई थी और जॉली ने भी सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अनम्मा के डेथ के बाद किया था, बल्कि और भी अच्छी तरह से वो घर को संभालने लगी। पुन्नामट्टम हाउस में अब 3 ही लोग थे, रॉय, जॉली और रेमो। लेकिन अब फिर से एक खुशखबरी आने वाली थी। जॉली प्रेग्नेंट थी। उसने अपने छोटे बेटे को जन्म दिया। सबको लगा कि बच्चे की आने की वजह से अब घर की रौनक फिर से लौट आएगी। इधर जॉली और एमएस मैथ्यू की नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगी। ये बात अब रॉय को भी पता थी। इसी वजह से रॉय और जॉली के रिश्ते में दूरियां आने लगी। रॉय ऐसे भी परेशान रहता था। रॉय का बिजनेस कुछ अच्छे से चल नहीं रहा था। उसको काफ़ी लॉस होने लगी। एक दिन जॉली रोजो को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे भाई से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। रोजो के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। फिर एक दिन जॉली और रॉय रेंजी के पास आए। उनके हाथ में एक पेपर भी था। रॉय ने वो पेपर रोजो और रेंजी को दिया और कहा कि ये देखो, ये हमारे पापा की वसीयत की पेपर है। वो वसीयत में ऐसा लिखा था कि ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी जायदाद, यहाँ तक कि पुन्नामट्टम हाउस जॉली और रॉय के नाम पर है। रोजो और रेंजी बिल्कुल ही शॉक हो गए। रेंजी ने उस पेपर को अच्छे से देखा और कहा कि ये कैसी वसीयत की पेपर है, इसमें तो कोई स्टैम्प ही नहीं है, ये रियल पेपर नहीं है और हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। उन लोगों में थोड़ी सी बहस भी हुई। उसके बाद रॉय और जॉली वहाँ से चले गए। रोजो ने वो पेपर अपने पास ही रख लिए। शाम का टाइम था। जॉली ने बच्चों को जल्दी से खाना खिलाया और सुला दिया। रॉय भी थोड़ी देर के बाद घर आते हैं। वो बच्चों से मिलने ऊपर एक कमरे में गया, लेकिन बच्चे पहले से ही सो गए थे। बच्चों से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जॉली किचन में थी और उसने बड़े ही प्यार से रॉय के लिए डिनर बनाया, चावल और चने की सब्जी, लेकिन उसमें लगाया तड़का चुटकी भर साइनाइड का। रॉय भी हाथ मुंह धो के खाने के लिए बैठ गए। जॉली ने खाना परोसा। रॉय को खाना खाते ही बेचैनी सी होने लगी, सेम वैसे ही जैसे कि टॉम को हुई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगी। वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागा और बाथरूम में ही गिर गई और अपने नेबर को हेल्प के लिए बुला के लेके आई। उन लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया बट रॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाके देखा तो रॉय फर्श पे गिरा हुआ था और उसके मुंह से झाग आ रही थी। जॉली ने अंकल मैथ्यू को भी फ़ोन किया और जल्दी से आने को बोला। फिर उन लोगों ने जल्दी से रॉय को हॉस्पिटल लेके गए।
रॉय की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी और बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। करीब रात के 10:30 बजे डॉक्टर जॉली के पास आते और कहते कि हम उसे बचा नहीं पाए। लेकिन इस बार डॉक्टर ने रॉय का डेथ का रीज़न क्लियर नहीं बताया। लेकिन अंकल मैथ्यू को कुछ शक होने लगा। अंकल मैथ्यू ने रॉय के पोस्टमार्टम करने की बात उठाई। जॉली ने एकदम से मना कर दिया। उसने बताया कि रॉय के ऊपर बहुत सारे लोन्स थे, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। अंकल मैथ्यू फिर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने रॉय का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का रीज़न साइनाइड पॉइजनिंग बताया। लेकिन जॉली ने फिर से एक बार सबको कन्विंस कर दिया कि रॉय के ऊपर बहुत सारे कर्ज थे, इसीलिए उसने साइनाइड खा के अपनी जान दे दी। उसने कहा कि ये बस एक सुसाइड है और उसकी बात सबने मान भी ली। कुछ दिनों बाद फिर से प्रॉपर्टी की बात उठी। जॉली ने कहा कि रॉय के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पे है। उसने फिर से वसीयत की पेपर रोज़ो और रेंजी को दिया और कहा कि ये घर अब उसके नाम पे है। रेंजी ने नोटिस किया कि ये एक नई वसीयत की पेपर है। इसमें सारे स्टैम्प भी है जो पिछली बार की वसीयत की पेपर में नहीं थी। इस बार ऑनरशिप में रॉय की जगह जॉली का नाम था। रोज़ो और रेंजी को ये स्कैम बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था। जॉली सब कुछ अपने नाम पे करना चाहती थी, लेकिन रोज़ो और रेंजी पीछे नहीं हटे। रोज़ो ने किसी भी तरह से ये सब रोक दिया और प्रॉपर्टी की ओनरशिप फिर से टॉम के नाम पे आ गई। अंकल मैथ्यू भी जॉली से गुस्सा थे, लेकिन फिर भी जॉली के घर आते जाते रहते थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि रॉय खुदकुशी कर सकता था। उनको जॉली का बिहेवियर भी कुछ अलग सा लगा। वो बहुत कुछ नोटिस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जॉली और एमएस मैथ्यू की नज़दीकियाँ भी बढ़ती जा रही थी। ये सब उनको ठीक नहीं लगा। अंकल मैथ्यू ने जॉली को एमएस मैथ्यू से दूरी बना के रहने के लिए कहा। जॉली को अंकल मैथ्यू का उसके लाइफ में इंटरफेयर करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाम के कुछ 4 बज रहे थे। अंकल मैथ्यू जॉली के घर में थे। जॉली ने अंकल मैथ्यू को ड्रिंक सर्व किया। ड्रिंक पीते ही उनको भी घबराहट सी होने लगी और वो भी ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया, सेम वैसे ही जैसे रॉय को हुआ था। उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया और थोड़ी देर में ही उनकी भी मौत हो गई। अंकल मैथ्यू की भी एज ज़्यादा ही थी, तो सबको लगा ये भी एक नेचुरल डेथ ही है। किसी को किसी पे शक नहीं हुआ। जॉली साजू को बहुत पसंद करती थी। साजू अन्नमा के बड़े भाई का बेटा था और वो एक स्कूल में टीचर था, अच्छी पोस्ट में था और अच्छा खासा कमाता भी था। जॉली हमेशा कहती थी कि सिली कितनी लकी है जो उसे साजू जैसा हस्बैंड मिला है। जॉली को साजू का मैनली नेचर बहुत ही पसंद था। उसको हमेशा ये साजू जैसा मैनली और वेल सेटल हस्बैंड चाहिए था। साजू, सिली और उनके 2 बच्चे एल्बा और अल्फाइन एक स्मॉल वेल सेटल फैमिली थे। 1 मई 2014 को साजू के घर में एक छोटी सी पार्टी थी। सब फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे और जॉली भी थी। सब लोग लंच पे बैठे हुए थे और अल्फाइन की आंटी अल्फाइन को खाना खिला रही थी। थोड़ी देर बाद अल्फाइन अजीब सी बिहेव करने लगी। वो खाना खाने से मना कर रही थी और अपने हाथ को झटकने लगी। अल्फाइन की हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। सब हैरान हो गए और जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। उसे वेंटिलेटर में रखा गया और डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की हालत बहुत ही ख़राब है और थोड़ी देर बाद वो प्यारी सी बच्ची भी इस दुनिया में नहीं रही। किसी को पता नहीं था कि ये अचानक से कैसे हुआ। इससे सिली को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। वो डिप्रेशन में रहने लगी। सबको लगा कि अल्फाइन की मौत शायद गले में खाना अटकने की वजह से हुई थी और किसी ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। जॉली अब सिली के करीब आने लगी। जॉली सिली को इमोशनली सपोर्ट करती थी। सिली को भी जॉली अच्छी लगने लगी। ऐसे टाइम में एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सिली भी जॉली को सभी बातें शेयर करने लगी, लेकिन फिर भी सिली अपनी बेटी अल्फाइन की मौत को लेकर डिप्रेस्ड ही रहती थी। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तब जॉली ने सिली को एक मशरूम टैबलेट दी
बोली ये टैबलेट लोगी तो तुम्हें ठीक रहेगा। ये एक अच्छी हेल्थ और पीस ऑफ माइंड के लिए हेल्प करेगा। ये वही टैबलेट थी जो रॉय के फादर टॉम खाया करते थे। जॉली की इतनी केयरिंग बिहेवियर देख के सिली जॉली से और भी ज़्यादा क्लोज होने लगी। उससे सभी बातें शेयर करने लगी। इस दिन सिली को डेंटिस्ट के पास जाना था। संजू ने कहा ठीक है चलते हैं। दोनों डेंटिस्ट के पास गए और वहाँ जॉली भी थी। सब हॉस्पिटल में रिसेप्शन हॉल में बैठे हुए थे। फिर जॉली ने वो मशरूम टैबलेट निकाली और सिली को खाने को बोला। बोला कि तुम्हें ठीक लगेगा, खा लो। सिली ने भी वो टैबलेट खा ली। थोड़ी देर बाद उसे भी झटके लगने लगे, मिर्गी के दौरे आने लगे और वो वहीं पर गिर गई। सिली को भी जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए लेकिन सिली भी नहीं बच पाई। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के लिए साजू को बोला बट साजू ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये सब हमारे घर में नहीं होता है। हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बॉडी को ऐसे काटा जाएगा। डॉक्टर ने भी आगे कुछ जोड़ नहीं दिया और ये मैटर यहीं क्लोज हो गया। कुछ दिन बाद रेंजी और रोजो को ये खबर मिलती है कि जॉली और साजू ने शादी करने का फ़ैसला किया है और ये लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। रेंजी को ये बात खटकने लगी। उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। सिली को मरे हुए बस एक ही साल हुए हैं और ये दोनों शादी करने वाले हैं। रेंजी ने रोजो से अपने बड़े भाई रॉय थॉमस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी। उसने कहा कि रोजो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम क्या मुझे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ला के दे सकते हो? रोजा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेंजी को दिया। रेंजी रिपोर्ट को देखती है और उसमें रॉय की डेथ का रीज़न साइनाइड पॉइजनिंग था। वो वो पता था रेंजी को, लेकिन उसमें कुछ और भी लिखा हुआ था। रॉय की डेथ रात के कुछ 11 बजे हुई थी और उसने शाम को खाना खाया था जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था। रॉय ने शाम को राइस एंड राजमा की सब्ज़ी खाई थी जो अभी भी पेट में था। रेंजी को एक बात याद आती है। रेंजी ने जब जॉली से पूछा था कि भाई ने क्या खाया था रात को, तो जॉली कहती है कि कुछ नहीं खाया था। रॉय ने बस दोपहर करीब 3 बजे लंच किया था और रात को कुछ नहीं खाया था, ऐसा जॉली ने कहा था। रेंजी को यह बात याद आती है और उसको यकीन हो जाता है कि जॉली ने ही रॉय के खाने में साइनाइड मिलाया था। रेंजी और रोजर भाग के ऑफिसर केजी साइमन के पास गए और उन्हें सब कुछ कहा। रेंजी ने कहा कि मुझे जॉली पे शक है, उसने ही मेरे भाई को मारा है और हमारे घर में सभी मौत इसी तरह से हुए हैं। किसी ने कुछ खाया और सांस लेने में दिक्कत हुई और तुरंत उनकी मौत हो गई है। मुझे ये सब के लिए जॉली पे शक है। केजी साइमन ने भी कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। केजी साइमन ने कुछ 10 लोगों की टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले वो गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, जहाँ जॉली गेस्ट लेक्चरर थी। बट व्हेन दे रीच्ड एंड आस्क्ड अबाउट जॉली दे गॉट शॉक्ड। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जॉली जोसेफ कभी काम ही नहीं करती थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि आप प्लीज़ ठीक से चेक कीजिए एंड दे टुक आउट द फाइल फ्रॉम 2000 और उसमें जॉली जोसेफ का नाम नहीं था। शी नेवर वर्कड इन एनआईटी। वो हमेशा सुबह उठती थी, कॉलेज के लिए तैयार होती थी, लेकिन कभी कॉलेज नहीं जाती थी। वो कभी कभी कॉलेज जाया करती थी, बस उसके कैंटीन में जाके बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी और घर वापस आ जाती थी। 17 साल शी फेक्ड हर होल आइडेंटिटी, बट फॉर व्हाट रीज़न? अनम्मा के डेथ के बाद जॉली ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन उसे वही प्यार और इज्जत चाहिए थी जो अनम्मा को मिलता था। और उसे पता था कि अनम्मा को ये सब एक टीचर के रूप में मिला था, तो अगर उसको वही प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे भी टीचर की नौकरी करनी चाहिए। सो शी टोल्ड लाई। बट उसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? जॉली जोसेफ एक पढ़ी लिखी औरत थी।
उसके पास एमकॉम की डिग्री थी और वो जॉब कर सकती थी बड़े ही आसानी से। उसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। केजी साइमन को कुछ शक हुआ और उन्होंने आगे की इन्वेस्टिगेशन की, जॉली का बैकग्राउंड और पढ़ाई के बारे में। कहीं वो भी तो झूठ नहीं है। एंड गेस व्हाट, उसकी सारी डिग्री भी झूठी थी। उसने बस 12 तक की पढ़ाई की थी। उसने सबसे झूठ कहा था कि उसने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई की है। ये सब देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। रेंजी ने जॉली पर रॉय को मारने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन पुलिस को घर के 5 बाकी मौत पर भी शक था, क्योंकि सभी की मौत सेम तरीके से हुई थी। अब पुलिस के पास एक ही ऑप्शन थी, तो डिग द ग्रेवयार्ड। इधर जॉली को डर लगने लगा। उसे लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी। उसने तभी अपने बेटे रेमो को कॉल किया और कहा कि तुम्हारी बुआ और चाचा ये सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने किसी को नहीं मारा है। रेमो को भी अपनी माँ सच्ची लगती थी। फिर भी रेमो ने पूछा कि माँ, ये सब क्या कह रहे हैं सब लोग? सारे लोग, सारे न्यूज़ चैनल आपके खिलाफ है। क्या आपने गलती से भी कोई गलती की है क्या? रेमो ने जॉली से पूछा। जॉली तो पहले इनकार करने लगी, लेकिन रेमो के बार बार पूछने के बाद जॉली ने हाँ कह दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने ही सबको मारा है। रेमो वॉज शॉक्ड। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। इधर पुलिस ने सारे बॉडी को लैब में भेज दिया था। दे वांटेड टू ट्रेस द प्रेजेंस ऑफ साइनेट इन द बॉडी। लेकिन बॉडीज़ इतने सालों से दफन होने की वजह से उनको साइनेट का प्रेजेंस मिलना बहुत ही मुश्किल था। अनम्मा और थॉमस के बॉडी को लगभग 10 साल हो गए थे एंड फॉर्चुनेटली पुलिस को सिली के बॉडी में साइनेट का प्रेजेंस मिला। दैट वाज अ बिग एविडेंस फॉर पुलिस। ऑल्सो रॉय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइनेट का प्रेजेंस था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पुलिस अरेस्टेड जॉली। पुलिस ने जॉली से पूछा कि क्या तुमने ये सब किया है? फर्स्टली शी डिनाइड टोटली, बट लेटर शी एक्सेप्टेड ऑल ऑफ इट। उसने कहा कि उसे साइनेट के बारे में पता था। अ स्मॉल डोज ऑफ साइनेट कैन किल अ पर्सन इंस्टेंटली, लिविंग नो ट्रेसेस। जॉली ने इसी वजह से एमएस मैथ्यू से नज़दीकियाँ बढ़ाई ताकि वो उसे साइनेट ला के दे दे। पुलिस अरेस्टेड एमएस मैथ्यू ऑल्सो। पुलिस ने जब एमएस मैथ्यू से पूछा कि क्या तुमने जॉली को साइनेट दिया, ही सेड हाँ मैंने दिया। जॉली ने कहा कि वो एक स्ट्रीट डॉग हमेशा मेरे घर पे घुस जाता है, मुझे उसे मारना है, मुझे साइनेट चाहिए, इसीलिए मैंने दिया। इससे पता चलता है कि जॉली कितनी मैनिपुलेटिव है। शी नोज़ हाउ टू टॉक। कोई भी इसके बातों में आ सकता है। और शी इज़ सेल्फिश। पावर हासिल करने के लिए अपनी सास, प्रॉपर्टी के लिए अपने ससुर, उस पे नज़र रखने के लिए अपने पति और अंकल, एंड लास्टली साजू से शादी करने के लिए सिली और एक छोटी सी बच्ची को मार डाला। शी इज़ मास्टरमाइंड। शी फेक्ड हर होल आइडेंटिटी फॉर सो मेनी ईयर्स और किसी को उस पर शक नहीं हुआ। उसने एक अपनी ही अलग दुनिया बना ली थी और उसको लगता था कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पुलिस जॉली को लेके पुन्नामट्टम हाउस जाते हैं और उन्हें वहाँ से साइनेट की बोतल भी मिलती है। जॉली ने कभी साइनेट की बोतल छुपाने की भी नहीं सोची। उसको लगा कि कुछ नहीं होने वाला उसे। जब रेंजी ने जॉली से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो जॉली कहती है मैं ऐसे ही हूँ, मेरा क्रिमिनल माइंड है, मैं चीज़ों को छुपाने में बहुत ही माहिर हूँ और मुझसे ये सब बस हो गया। बाइबल में लिखा है कि गॉड सबको माफ़ कर देते और मुझे भी कर देंगे। उसे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है। यू कैन सी हर स्माइलिंग। इधर साजू को भी यकीन नहीं था कि मेरी प्यारी पत्नी ऐसा कर सकती है। वो तो बस यही कहता रह गया कि
ये बस रोज़ो और रेंजी की चाल है प्रॉपर्टी लेने के लिए। पुलिस को साजू पर भी शक था बिकॉज ही इज़ द वन जिसने सिली की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। बट साजू ने कहा कि ही इज़ नॉट गिल्टी, उसे ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। विच सीम्स सो अनट्रू। पति को पत्नी के बारे में और उसकी हरकतों के बारे में पता ना हो, ये होना मुश्किल है। बट इस केस में हो भी सकता है। जॉली कुछ भी कर सकती है और शी कैन एस्केप। शी इज़ मैनिपुलेटिव, चीज़ें छुपाने में बहुत ही माहिर है। वो इतने सालों से सब कुछ करती रही और किसी को शक नहीं हुआ। जॉली अभी भी जेल में है और उसका कोर्ट ट्रायल चल रहा है। जॉली ने अपने गुनाह कबूल कर लिए लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए। जॉली के ऊपर 6 मर्डर का इल्ज़ाम है और ये साबित करने के लिए सालों लग जाएंगे। लेकिन पुलिस और कोर्ट अपने काम कर रही है और होप जस्टिस विल बी सर्व्ड।